हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। जैसे कि हम पहले लेक्चर कर चुके हैं वेव के बारे में, अभी उसी से रिलेटेड हमारा नया चैप्टर है जिसमें आता है हमारा साउंड वेव। लेकिन उससे पहले लक्ष्य करियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं हम ध्वनि तरंगें क्या होती हैं। हमने तरंगों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यानी यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें तो वो जिनको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन अयांत्रिक तरंगें कौन सी होती है, जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्हीं के बेस पे आगे हमारा जो आता है वो आता है ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं कि ध्वनि किसी सोर्स से निकलती है और जो उसकी ऊर्जा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। किसकी फॉर्म में? वाइब्रेशंस की फॉर्म में। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है अपसर्वे। अपसर्वे को कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव। एक होती है सर्वे। सर्वे को क्या कहते हैं? ऑडिबल। एक होती है प्रासर्वे तरंगें। प्रासर्वे तरंगों को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब ये तरंगे कैसे बांटी गई? इनको बांटा गया सुनने के आधार पर, इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। जैसे ये वाली जो तरंगे होती है इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ये वाली जो होती है इनकी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ये वाली जो होती है इनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये वाली तरंगों की क्या क्वालिटी है कि इनको मनुष्य सुन ही नहीं सकता, सुन नहीं सकते इनको। लेकिन इनको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। सुनने वाली है, मतलब सुनने वाली तरंगों की अगर रेंज पूछ ले तो कितनी आएगी? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आएगी। और ना सुनने वाली की तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली को भी क्या नहीं कर सकते? मनुष्य सुन नहीं सकते। लेकिन इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। लेकिन इनको कौन नहीं सुन सकता? इनको सांप, केचुआ ये सुन सकते हैं, ये चूहा ये महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन्हें कौन नहीं सुन सकता? मनुष्य सुन नहीं सकता। अब इन तरंगों के बारे में और क्या खास बात है? इन तरंगों को किसी बहुत बड़े स्रोत के द्वारा क्या करा जाता है? पैदा किया जाता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी, वेल मछली पैदा करती है, वेल मछली से पैदा होती है ये वाली, और हाथी, ये सब क्या करते हैं? ये वाली तरंगों को पैदा करते हैं। ये वाली जो तरंगे होती हैं इनको मनुष्य सुन सकता है, यानी सुनने वाली तरंगों की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। लेकिन इनको क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। इन तरंगों के सबसे ज़्यादा यूजेज आते हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से लिखते जाएं, नोट करते जाएं। जो अल्ट्रासोनिक वेव है क्या कहते हैं इनको? प्रासर्वे तरंगे। प्रा मतलब परे हैं, सर्वे की रेंज से परे हैं। इनके यूजेज क्या है? एक तो जो इनका यूज किया जाता है वो किया जाता है संकेत भेजने के लिए। किस लिए किया जाता है? संकेत भेजने में किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। अब उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है सोनार विधि। उस विधि को क्या कहते हैं? सोनार विधि। कई बार आया हुआ पेपर में कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता हम किस विधि से लगाते हैं, तो वो लगाते हैं सोनार विधि से। ये सोने वाला सुनार नहीं है। कई बार ऑप्शन में आता है कि सोनार विधि का उपयोग कौन करता है, तो कई बार आता है एग्जाम में कि सुनार करता है इसका उपयोग, तो सुनार नहीं करता है। क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? SO से तो साउंड है, N से नेविगेशन है, A से एंड है और R से रेंजिंग। तो इस विधि से क्या करा जाता है? समुद्र की गहराई का पता है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा कालिश, तीसरा जो उपयोग है वो है कालिश उतारने के लिए करते हैं। कई बार दीवारों पे कालिश लग जाती है, कई बार चीज़ों पे कालिश लग जाती है, तो उसको उतारने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? प्रासर्वे तरंगों का उपयोग करते हैं। अच्छा, गठिया रोग के उपचार में भी करते हैं इसका उपयोग।
गठिया रोग के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? प्रासर्वय तरंगों का उपयोग करते हैं। और करते हैं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ब्रेन कैंसर, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का करते हैं। और आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड करवाने तो हर कोई जाता है, तो यानी अल्ट्रासाउंड में भी किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को। आई होप सभी लिखते जाएं, नोट करते जाएं सारे पॉइंट्स को। अगर किसी को याद नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं सारे पॉइंट्स। तो ये किसके यूज थे? अल्ट्रासोनिक वेव्स के। जो हमने अभी पढ़े वो क्या थे? सारे टाइप्स ऑफ साउंड वेव, मतलब कि ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ध्वनि की चाल। चाल मैंने आपको बताया हुआ है कि चाल क्या होता है। चाल का मतलब हो गया स्पीड, वेलोसिटी कह लो एक तरह से। तो ये होते क्या है? वही है दूरी अपॉन में टाइम। के ध्वनि एक सेकंड में ध्वनि के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ध्वनि की चाल कहलाती है। और इसको हम नोट किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में करते हैं। अब जो ध्वनि की चाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। जैसे ध्वनि की जो चाल है ये किस किस बिंदुओं पर निर्भर करती है, तो ये जिन बिंदुओं पर निर्भर करती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो बिंदु है, जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है? माध्यम। माध्यम मतलब मीडियम। और जब भी मीडियम की बात आई है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है कि मीडियम का मतलब हमारा किससे है? ठोस से, द्रव से और गैस से है। यानी कि ध्वनि की जो चाल है ना वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जैसे कि आप टेबल में भी देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि जो ध्वनि की चाल है वो ठोस में तो सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है सबसे ज़्यादा? ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। आपने देखा होगा कि जब रेल ट्रेन आती है तो रेल के अगर कान, जो पटरियाँ होती है, अगर उसके कान लगाए तो रेल बहुत दूर होती है, 5-6 किलोमीटर, कान लगा के देख लेते हैं तो तब भी साउंड सुनाई देती है। यानी सॉलिड्स में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद किस में होती है? द्रव में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये टेबल सारे नोट कर लो। एक बार मैं बता देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड है, निकल में 6040 है, स्टील में 5960 है, लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड है, तांबे में 4700, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद आ जाते हैं द्रव मीडियम। द्रव में क्या है? समुद्री जल में तो 1533 मीटर पर सेकेंड है, समुद्री शुद्ध जल में कितनी है? 1483 मीटर पर सेकेंड है। एथेनॉल में कितनी है? 1207, मेथेनॉल में 1103, अल्कोहल में 1213। सेम गैस आ जाता है, गैस में सबसे कम होती है। हाइड्रोजन में 1259 होती है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होती है। हीलियम में 965, वायु में 332, ऑक्सीजन में 316 और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड होती है। और लास्ट में सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आप ये सभी नोट कर लें, ये टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी एक में पूछ लेगा कि साउंड की चाल कितनी होती है। पहला पॉइंट आ गया समझ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो भी हम लिखेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है तरंग धैर्य। अब बात ये आती है कि जब ध्वनि अपनी चाल बदलती है, जब ध्वनि अपना माध्यम बदलती है तो उसके साथ साथ उसकी तरंग धैर्य बदलती है। कैसे? जैसे 1 सेकंड में ध्वनि की चाल लोहे में कितनी थी? 5130 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? 5130 मीटर जा रहा है लोहे में। 1 सेकंड में वायु में कितना जा रहा है? 332 मीटर पर सेकंड जा रहा है, मतलब 332 मीटर जा रहा है। और 1 सेकंड में पानी में कितना जा रहा है? 1483 जा रहा है। यानी आप देखेंगे कि जब वायु, जब क्या करती है, ध्वनि अपना माध्यम बदलती है तो साथ साथ उसकी क्या बदल जाती है? तरंग धैर्य बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वेवलेंथ बदल जाती है। जैसे 1 सेकंड में लोहे में तो चली इतनी, कितनी? 5130, वायु में चली इतनी सी और पानी में चली इतनी। यानी देख लो इसकी लेंथ में फर्क आ रहा है ना, वेव की, वेव जैसे चलती है हमारी।
तो बात जो याद रखने योग्य है कि जब ध्वनि माध्यम बदलती है तो सिर्फ उसकी तरंग दैर्घ्य बदलती है, उसकी आवृत्ति पर कोई असर नहीं होता। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी टर्न लेने की क्षमता है, उस पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ क्या बदलती है? तरंग दैर्घ्य बदलती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तापमान, टेम्परेचर और दाब, यानी प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर। अब बात ये आती है कि ध्वनि की चाल पर दाब का तो देखो कोई असर नहीं होता, लेकिन तापमान का असर होता है। तापमान जब बढ़ता है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें सभी। जैसे जैसे ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड। जैसे आरआरबी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन दे रहा है लोहा, अल्कोहल, वायु, पानी। अब देख लो, देखेंगे सभी क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो किस में होगी? लोहे में, अल्कोहल में, वायु में और पानी में। बताओ आप सभी, कमेंट में सारे जवाब देंगे। अब देखो बात ये आती है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, जबकि ध्वनि की चाल सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड इसमें एक ही है, लोहा है। तो जब 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या आएगा? इन सब की चाल पे क्या आएगा? असर होएगा। तो सबकी चाल बढ़ेगी तो लोहे की भी चाल बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या है? लोहा ही है, क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है। याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई असर नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि दिन में आवाज कम सुनाई देती है जबकि रातों को आवाज ज्यादा सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर क्या होती है? वेव टकराकर किसी माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और क्या कर लेती है? अपना रास्ता भी चेंज कर लेती हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आती है कि साउंड हमें क्लियर नहीं सुनाई देती, जबकि रात को हमें क्या होती है? क्लियर सुनाई देती है। यानी रात को ध्वनि हमें कैसी सुनाई देती है? ज्यादा सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि रात में क्या नहीं होता? परावर्तन नहीं होता, साउंड क्लियर सुनाई देती है। पांचवा जो लास्ट जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो आता है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या असर पड़ता है? अब देखो मॉइस्चर के लिए क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ वायु का जो सबसे ज्यादा याद रखना है। आपने एक चीज याद रखनी है कि जो नमी युक्त वायु होती है, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से ज्यादा होती है। नमी युक्त जो वायु होती है इसमें ध्वनि की चाल होती है 343 मीटर पर सेकंड, लेकिन शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकंड। और साधारण पूछ ले वायु की चाल कितनी है तो देख लो 3 क्वेश्चन आपके पास यही बन गए, जबकि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे लोको पायलट में। रेलवे लोको पायलट वाले एग्जाम में आए हुए दोनों क्वेश्चन के नमी युक्त वायु में और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, जबकि ध्वनि वायु की चाल कितनी, ध्वनि की वायु में चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन में 332 भी है, जबकि ऑप्शन क्या दिया हुआ? आंसर क्या हुआ है? 331। शुष्क वायु में पूछ ले तो 331, नमी युक्त में पूछ ले तो 343 और वायु में पूछ ले तो 332। ये याद रखेंगे सभी। आई होप सभी को याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ध्वनि के गुण।
कि ध्वनि के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती होंगी, ध्वनि के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, कि ध्वनि में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, ध्वनि पतली होनी चाहिए, ध्वनि तेज होनी चाहिए, ध्वनि भारी होनी चाहिए, कैसी, तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, ध्वनि के गुणों के अंदर। तो सबसे पहला जो ध्वनि का जो गुण आता है वो आता है तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता कहते हैं इंटेंसिटी, और ये हो गया लाउडनेस। तो नाम से ही पता चल रहा है लाउडनेस, भाई इतना लाउड क्यों बोल रहा है, तो इसका मतलब है तेज ऊंची आवाज में बोल रहा है। यानी ध्वनि का वह गुण जो क्या बताता है कि ध्वनि कितनी तेज, यानी हमें कितनी तेज सुनाई दे रही है या कितनी कम सुनाई दे रही है, वो हमारा गुण क्या कहलाता है, ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। या ध्वनि कितनी तीव्र हमें सुनाई दे रही है वो क्या कहलाती है, साउंड इंटेंसिटी कहलाती है। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसमें इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। यानी जो डेसिबल है ना, सिंबल हो गया स्मॉल डी और कैपिटल बी। डेसिबल जो है ये बेल इसका बड़ा मात्रक है, और ये इसका 1/10 पार्ट है, किसका, बेल का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। साउंड को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, डेसिबल में मेजर करते हैं, यानी इसके एसआई यूनिट क्या है, डेसिबल है। दूसरी बात ये आती है कि अभी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ लिमिट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो साउंड है वो उसी रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर उस रेंज से हम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम साउंड पोल्यूशन फैला रहे हैं। जैसे सामान्य हमें अगर बातचीत करनी है, एक छोटी सी टेबल है, वो सारे बनाएंगे। अभी ध्वनि के पहले गुण के बारे में हम एक टेबल बनाएंगे। वो क्या है कि जैसे साधारण बातचीत है, साधारण बातचीत की रेंज क्या होनी चाहिए भाई, साधारण अगर बातचीत कर रहे हैं हम, तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो क्या होनी चाहिए, जो कि हम डेसिबल में लिखने वाले हैं, वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 45 से 60 डेसिबल। और ये पेपर में कई बार आया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अगर एक वैल्यू आएगी तो आपको 45 लिखनी है, अगर नॉर्मल आ जाए तो कितनी होगी, 45 से 60 डेसिबल के बीच में होगी साधारण बातचीत, नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तेज बातचीत हो, तो अगर तेज बातचीत के लिए कितनी होनी चाहिए, 60 से 70 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए, 60 से 70 डेसिबल होनी चाहिए। ट्रक या मोटरसाइकिल, ट्रक या मोटरसाइकिल आपके पास से बहुत हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं, उनकी कितनी होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए 90 से 95 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए, 90 से 95 डेसिबल। उसके बाद आता है प्रेस की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, 100 से लेकर 105 डेसिबल तक, 100 से लेकर 105 डेसिबल। उसके बाद आता है आर्केस्ट्रा, देखे होंगे आपने, सायरन देखे होंगे, सबकी अलग अलग होती है। आर्केस्ट्रा की लिखेंगे, आर्केस्ट्रा की जो साउंड की रेंज है वो होनी चाहिए 100 से 110 डेसिबल। उसके बाद सायरन देखा होगा आपने, जब रेड लाइट आती है, एम्बुलेंस के ऊपर भी चलता है सायरन, तो 190 से लेकर 200 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए रेंज, 190 से लेके। लाउड स्पीकर देखे होंगे, डीजे कहते हैं जिन्हें आप लोग, लाउड स्पीकर की होती है 170 से 180 डेसिबल, 170 से लेके 180 डेसिबल तक। जेट विमान की होती है 140 से लेकर, जेट विमान की 140 से लेकर 150 डेसिबल तक। उसके बाद आता है हमारा मशीन गन की होती है 170 डेसिबल। लिखते जाएंगे सभी, ये टेबल को अच्छी तरह से नोट करते जाएंगे। मिसाइल की होती है 180 डेसिबल। मिसाइल की सीटी की होती है 30 डेसिबल, सीटी की 30 डेसिबल अप टू 5 मीटर तक। उसके बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शोर नॉइस की होती है 80 से 85। व्यस्त ट्रैफिक आ जाए अगर, व्यस्त ट्रैफिक की होती है 90 डेसिबल। याद रखेंगे सारी रेंज, आपसे कभी भी पूछ सकता है। और एक आता है सांस लेते हैं तब भी, श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन के टाइम पे होती है हमारी 10 डेसिबल। सांस लेते हैं तब भी आवाज़ आती है ना धीरे धीरे। फुसफुसाहट की भी 10 डेसिबल होती है, विस्परिंग करते हैं।
60 लिख दिया, 10 डेसिबल। याद रखेंगे ये सारी जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूछ लेता है कई बार कि सुनने के लिए, मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर इससे ज़्यादा हम फैला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो ध्वनि हमारे कानों को नहीं भाती है या जो ध्वनि जो कि रेंज से बाहर हो जाती है वो किस में आती है, ध्वनि प्रदूषण में आती है। तो ये सारी टेबल की टेबल आप याद रखेंगे एज इट इज। सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अच्छे से ले लिया होगा सभी ने, माहिर हैं स्क्रीनशॉट लेने में तो, है ना। चलो नेक्स्ट जो हमारा गुण आता है, ध्वनि का जो गुण आता है नेक्स्ट, वो क्या आता है हमारा, वो आता है तारतव। तारतव का मतलब होता है पिच, यानी यह ध्वनि का, आपने कई बार देखा होगा कि लड़कियों की आवाज़ तो पतली होती है और लड़कों की आवाज़ मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आवाज़ होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, सीधी सीधी तारतव पे डिपेंड करती है। यानी डेफिनेशन क्या हुई फिर, यानी तारतव जो है ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण आवाज़ हमें पतली सुनाई देती है या हमें कैसी सुनाई देती है, मोटी सुनाई देती है। आपने देखा है कुछ लड़कों की आवाज़ भी पतली हो जाती है, तो उसका कारण भी तारतव है। क्यों? क्योंकि जो तारतव होता है ना, जो ध्वनि का जो तारतव है ये सीधा सीधा डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी ध्वनि की आवृत्ति पर। किस पे डिपेंड करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर आवृत्ति, पहला केस, अगर आवृत्ति ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो तारतव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तारतव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और आवाज कैसी सुनाई देगी, पतली। यानी यहां से तीन तरह से क्वेश्चन बन रहा है। लड़कियों की आवाज का पतली होने का कारण क्या है? क्योंकि लड़कियों की आवाज की आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होती है तो तारतव भी ज्यादा होता है, और तारतव ज्यादा होगा तो आवाज कैसी होगी, पतली। ठीक है। दूसरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर ध्वनि की आवृत्ति कम होगी, क्या होगी, ध्वनि की आवृत्ति अगर कम होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तारतव भी तो कम हो जाएगा। और तारतव अगर कम हो जाएगा तो आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि लड़कों की आवाज मोटी क्यों होती है और लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है, तो उसका एक ही रीजन है। क्या रीजन है, तारतव। यानी तारतव क्या होती है, पिच। यानी लो पिच में बात कर भाई, स्लो पिच में बात कर, ऐसे करते नहीं है। तो उसके कारण क्या हो जाती है, आवाज मोटी और पतली होती रहती है, जिसका कारण क्या है, तारतव। और तारतव किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर। और आवृत्ति किस पे, तारतव पे। और इससे क्या हो जाती है, आवाज पतली या मोटी हो जाती है। मेरे हिसाब से तो आपको ये पॉइंट आ गया होगा समझ, क्योंकि सभी ने आवाज तो आप अपने आसपास आवाज तो नोट करी ही होगी, है ना। जैसे भैंस की आवाज मोटी क्या होती है, अगर कोई पूछ ले तो भैंस करती है ना आवाज, तो क्यों, क्योंकि जो उसका तारतव है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है कि गुणता, क्वालिटी। क्वालिटी तो सबको चाहिए, है ना। अब गुणता क्या होती है, देखो क्वालिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की चीजें जो कि बहुत अच्छे से, जैसे आपने देखा है कि अलग अलग जब सोर्स से ध्वनि निकलती है तो जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो हमें अलग अलग सुनाई देता है। जैसे हारमोनियम से अगर सुनेंगे तो अलग सुनाई देगा, गिटार से अगर सुनेंगे तो अलग धुन सुनाई देगी, अगर किसी और यंत्र से सुनेंगे तो अलग सुनाई देता है। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि किसी स्रोत से निकलकर अलग अलग सुनाई देती है, वह ध्वनि का क्या कहलाता है, गुणता कहलाती है। यानी दो भिन्न भिन्न यंत्रों से निकली हुई ध्वनि को जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उनकी गुणता कहलाती है। जैसे हारमोनियम से, सितार से, सारंगी से, गिटार वगैरह, इन सब से निकली हुई जो ध्वनि होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अगर वो एक ही वर्ड में निकल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और अगर बहुत सारे में निकली हुई तो उसे क्या कहते हैं, ट्यून कहते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये ध्वनि के जो गुण है वो आपको सभी को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज आती है वो क्या आती है, डोपलर प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट। डोपलर प्रभाव क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा डोपलर इफेक्ट।
डॉपलर्स इफेक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी से हम हॉर्न बजाते हैं तो जैसे जैसे वो गाड़ी पास आती है तो हॉर्न हमें बहुत तेज सुनाई देता है, लेकिन कई बार वो गाड़ी जब दूर होती है तो वो हॉर्न हमें कम सुनाई देता है। ऐसे चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशन पे जाते हैं हम, जब ट्रेन दूर होती है तो हमें जो हॉर्न है ट्रेन का वो कैसे सुनाई देता है, धीमा सुनाई देता है। और जैसे जैसे ट्रेन पास आती चली जाती है तो वो हॉर्न हमें कैसे सुनाई देता है, वो बहुत तेज सुनाई देता है। तो यानी ध्वनि जब हमें एक्चुअल तीव्रता से कम या ज्यादा सुनाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और रेलवे में एक क्वेश्चन आता है डॉपलर प्रभाव के बारे में, और वो क्या क्वेश्चन आता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी का हॉर्न तो हमें क्या होता है, ज्यादा सुनाई देता है, और दूर जाती हुई का कम सुनाई देता है। क्यों? तो उसका कारण क्या है, डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव का बहुत सारे उपयोग हैं, वो क्या क्या हैं वो आप लोग मैं बताता जाऊंगा, लिखते जाएंगे कि डॉपलर प्रभाव का, डॉपलर जो इफेक्ट है इसका जो उपयोग किया जाता है, एक तो उड़ते हुए विमान की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। पहला पॉइंट, उड़ते हुए विमान की गति का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखते जाएंगे, दूसरा रडार स्टेशन से रडार स्टेशन से सिग्नल भेजने के काम आता है, सिग्नल भेजने में यूज किया जाता है। तीसरा किस लिए करते हैं, इसका उपयोग दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। याद हो जाएंगे सभी को कि पास आती हुई गाड़ी का हमें हॉर्न ज्यादा क्यों सुनाई देता है और दूर जाती हुई का कम क्यों सुनाई देता है, तो उसका एक ही रीजन है। क्या रीजन है, डॉपलर प्रभाव। याद रखेंगे सभी। लास्ट इसके अंदर जो एक टॉपिक आता है ध्वनि के तरंगों के बारे में, वो आता है मैक संख्या। क्या आता है, मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या क्या होती है, मैक नंबर। मैक संख्या होती है किसी भी, एम से लिखते हैं, किसी भी माध्यम में पिंड की चाल, मतलब ऑब्जेक्ट की चाल, कि भाई किसी माध्यम में कितनी गति से वो चल रहा है, ठीक है। और उसी के बाद उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के रेशो को क्या कहते हैं हम लोग, ये ध्यान से लिखेंगे फॉर्मूला, कि किसी भी माध्यम में ऑब्जेक्ट की चाल, भाई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है उस माध्यम में। दूसरा, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक संख्या। तो यदि m का मान 1 आ जाए, 3 प्रकार के केसेस में यदि m का मान 1 आ रहा है तो ध्वनि की चाल नॉर्मल है, ध्वनि की चाल क्या है, नॉर्मल है, सामान्य आएगी। लेकिन अगर m की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, प्राध्वनिक हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल को क्या कहेंगे फिर हम लोग, प्राध्वनिक, यानी ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राध्वनिक, सुपरसोनिक बोलेंगे उन वेव को, क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। और अगर m की वैल्यू 5 आ रही है तो ऐसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, अति प्राध्वनिक। अति प्राध्वनिक का मतलब है हाइपरसोनिक, यानी बाहर हो गई है रेंज से, क्या कहलाएंगे उसको, हाइपरसोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। तो आप सभी ये याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ध्वनि को चलने के लिए ना माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी, निर्वात में या आकाश में पूछ लें तो कितनी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि की चाल क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आपको पता ही है कि जब बारिश होती है तो बिजली पहले कड़कती है, दिखाई पहले देती है,
और आवाज़ उसकी क्या होती है, बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो तो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ध्वनि की जो चाल है वो क्या है, वो 332 मीटर पर सेकंड है। अब देख लो कौन सी चीज़ पहले दिखाई देनी चाहिए फिर। तो इसीलिए जब बारिश होती है और जब बिजली चमकती है तो बिजली पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा? स्पीड ऑफ साउंड की अपेक्षा। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो साउंड वेव के बारे में जो जो हमने सीखा है वो मैंने इस चैप्टर में बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा लाइट के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सभी जुड़ नहीं रहे हैं भाई, सारे एक तो जुड़ जाया करो और सारे सब्सक्राइब कर दो, लक्ष्य कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें सारे, ताकि आपको सारी क्लासेज रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू।